हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही पहले शुरू करेंगे और कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। रिजल्ट सीजन चल रहा है तो स्टॉक की बात ज़रूर करनी पड़ेगी और लास्ट में 3-4 रिजल्ट्स रहे हैं कल, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंटरेस्टिंग आज नॉलेज सेक्शन है लास्ट में, तो उसके बारे में आप जरूर लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। अगर थोड़ा जल्दी सुनना है तो 1.25 या 1.5x पे भी सुन सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबर। तो ओवरऑल अगर हम जो मेजरली जो वॉर की जो सिचुएशन है, लाइक जियोपॉलिटिक्स इज ड्राइविंग द मार्केट ग्लोबली। ठीक है, तो वही सबसे बड़ा फैक्टर है। सबके मन में एक ही सवाल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा। ठीक है, एक वही सवाल है और उसके बेसिस पे ही सारी चीजें चल रही है। तो अब तो उसमें फिर से थोड़े एस्केलेशन चल रहे हैं, राइट। ईरान ने 3 शिप्स के ऊपर फायर किया है, उसमें से 2 को जो है सीज भी कर लिया है, राइट। एंड तो उसके चक्कर में मतलब वहां पे ऑलमोस्ट क्लोज्ड है अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, जबकि मिस्टर ट्रंप ने कल, आई एम श्योर आपने कल वीडियो देखा था, तो सीज फायर का एक्सटेंशन कर दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और दैट इज द मेजर फ्लैश पॉइंट। अब जो वॉर का फ्लैश पॉइंट है ना, वो सीधा, क्योंकि अब एक दूसरे के ऊपर बम गिराने तो बंद हो गए हैं कंट्रीज के, एटलीस्ट, क्योंकि सीज फायर चल रहा है तो लड़ाई तो नहीं हो रही है एटलीस्ट। लेकिन जो भी हो रहा है, जो भी एस्केलेशन हो रहे हैं, वो सारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब उसमें मैंने एक मीम भी देखा था। एक एआई में एक बंदे ने एक लैपटॉप लगा के और एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बैठा हुआ था वो। और वो कह रहा था कि भाई ही इज द बेस्ट एनालिस्ट, इसको सबसे ज्यादा पता है कि ग्लोबल मार्केट्स अगर किसी को पूछना है तो इससे पूछो। तो मतलब बेसिकली द पर्सन हु इज एट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टुडे, वो सबसे ज्यादा जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि फिर से वो ग्लोबल मतलब ऑयल प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं देख रहा हूँ नंबर, जब मैंने वीडियो बनाया तो $102 जो है ब्रेंट क्रॉस हो गया है फिर से। तो 100 क्रॉस हो गया, तो 102 क्रॉस हो गया है फिर से। ठीक है, तो वो फिर से वो एस्केलेशन की भाई, मतलब वो होता है। देखो, अभी भी अमेरिकन ब्लॉकेड भी नहीं हटा है, नेवल ब्लॉकेड, तो वो भी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये अब वापस शिप्स को फायर करना शुरू कर दिया है, तो वो सब कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो चल रही हैं। ठीक है, और इस सब चीजों के बाद भी यूएस स्टॉक मार्केट तो रिबाउंड हुआ। 2 दिन डिक्लाइन रहे उसके, बट कल वो रिबाउंड हो गया इस खुशी में कि चलो भाई, क्या कहते हैं, जो मैंने बताया था आपको, सीज फायर तो आगे बढ़ गया, राइट। तो उसके बाद ये चीजें वहां पर वो थोड़ा मार्केट जो है वहां पर रिबाउंड रहा। नैस्डैक 100 तो अच्छा खासा 1.1% से भी ऊपर रहा। S&P 500 भी 0.8 प्लस रहा। ठीक है, तो वहां पे यूएस मार्केट डिड वेरी वेल। अब रीजन अगेन, जैसे मैंने बोला कि एक तो सीज फायर का था और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो कुछ कुछ रिजल्ट्स जो आ रहे हैं तो वो भी काफी, जैसे बोइंग का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो मतलब तो रिजल्ट्स हैव बीन, तो अभी आई वाज रीडिंग अ नंबर कि 85% ऑफ जो S&P 500 कंपनी जिसने अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, उन्होंने एक्सपेक्टेशन बीट किया है। एक्सपेक्टेशन बीटिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं और थोड़ी सी भी ये पॉजिटिव न्यूज आती है कि सीज फायर वगैरह बढ़ गया तो मार्केट बढ़ रहा है। तो वहां पे ना, मतलब वो मिसिंग आउट, मतलब एक फोमो तो बिल्कुल इन्वेस्टर्स में, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों को बहुत जबरदस्त हो रहा है कि थोड़ा भी मार्केट गिरता है और उसके बाद थोड़ी भी न्यूज आती है तो एकदम वो वापस ऑल टाइम हाई क्रॉस हो जाता है। तो मतलब वहां पर बिल्कुल ऐसा ही कंसिस्टेंटली चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो सिवियरिटी ऑफ सिचुएशन जो है ना, वो है, मतलब इससे ज्यादा है जितना मुझे लगता है कि एटलीस्ट मार्केट्स और स्पेशली यूएस मार्केट्स जो बताने की कोशिश कर रही हैं। इवन बहुत ज्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेपर मनी जो, मतलब ये जो ब्रेंट है, वो अलग पिक्चर है, बट एक्चुअल में जो ट्रेड हो रहा है, इट इज, ऐसा बोला जा रहा है, जो मैंने कई एक्सपर्ट्स वगैरह से कुछ कुछ डिस्कशन जैसे हमारे रहते हैं, जो लोग वहां पर काम करते हैं ऑयल इंडस्ट्री वगैरह में, वो कह रहे हैं 120 के आसपास एक्चुअली ऑयल जो है वो ट्रेड एक्चुअल में, मतलब जो कैश ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है। तो ये सब फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं ग्लोबली अभी, जिसके मतलब वो इश्यूज खत्म नहीं हुए हैं अभी ईरान वॉर के। ठीक है, तो ये चलेगा और लेट्स सी वो कितना ज्यादा इंपैक्ट करेगा मार्केट को। और इस चीज का फिच ने भी, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक की बात करें, तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फिच, उन्होंने भी कहा कि भाई इसका फिस्कल डेफिसिट का डायरेक्टली टारगेट मतलब फैक्टर इंडिया पे आएगा। अब गवर्नमेंट का टारगेट 4.3% का था, तो वो ये बोल रहे हैं भाई 4.5 होता हुआ तो हमें नजर आ ही रहा है, जो मतलब मोस्टली मुझे भी लग रहा है कि ये सारी चीजें पे फिजिकल डेफिसिट पे इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि भाई सब्सिडीज बढ़ानी पड़ेगी फर्टिलाइजर वगैरह में, क्योंकि फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां से आती हैं और इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। ठीक है, तो
वो चीज़ें फैक्टर रहेंगे। फिर उसके बाद अब जैसे इन्होंने टैक्स वगैरह भी कम कर दिया ना फ्यूल के ऊपर, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ा नहीं पा रहे हैं और बढ़ाना चाहते हैं, नहीं चाहते, और इलेक्शन फैक्टर्स भी हैं, तो वो भी आपके नंबर्स पे रहेगा। तो अभी ऑलरेडी मतलब फिच ने बोला है कि भाई 4.7 टारगेट तो लगता है, मतलब 4.5 4.3 नहीं होता हुआ नजर आ रहा, तो वो भी नंबर्स होंगे इम्पैक्ट। और वो अगेन उन्होंने ये भी बोला है कि $1 ट्रिलियन का, 1 ट्रिलियन रुपीज, सॉरी 1 लाख करोड़ का जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो गवर्नमेंट ने अभी पास ऑन किया है, तो उसमें भी शायद वो पैसा यूज होना शुरू हो जाएगा इस साल। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स प्ले आउट होंगे। अच्छा, एक अच्छी न्यूज जो कल आई व्हेन आई वाज रीडिंग इन द इवनिंग, वो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की। तो FY26 में मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। मतलब मैं तो सोच रहा था कि जब हम बात कर रहे थे यूएस टैरिफ्स की 3 4 6 महीने पहले, वही टॉपिक सबसे बड़ा था, तो उस टाइम यही बात हो रही थी कि भाई यूएस टैरिफ टेक्सटाइल सेक्टर को काफी नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे। और इंटरेस्टिंगली आप देखो FY26 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 2.1% बढ़ा है। ठीक है, तो ये बहुत मतलब तो इससे ये क्लियरली है कि भाई चीजें जो हैं वो किसी तरह मैनेज हुई हैं, अच्छे से मैनेज हुई हैं। ठीक है, और मतलब डिमांड है अभी भी इंडियन टेक्सटाइल की। और कुछ कुछ कंट्री का अच्छा खासा, मतलब जैसे यूएई में 22% ग्रोथ हुई है, यूके में 8% ग्रोथ हुई है, स्पेन में 15, जापान में 20, इजिप्ट में 38%। मतलब तो इस तरह की जो ग्रोथ है टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छी खासी हुई है FY26 में। और उसके चक्कर में ओवरऑल जो है टेक्सटाइल सेक्टर 2.1% बढ़ा, इवन आफ्टर जो है यूएस टैरिफ्स। मतलब तो खैर खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, बट जब तक रहे फरवरी तक। और उसके बाद मतलब एक्सपेक्टेड है कि आगे और अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि एफटीएस वगैरह साइन हो रहे हैं। अब यूएस, ईयू और यूके के एफटीएस जो हैं वो एक बार मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये जब एक बार लाइव हो जाएंगे, तो वो भी चीजें काफी जो है पॉजिटिवली नजर आती हैं। अच्छा, मार्च में मार्केट गिरा था ना, तो आई हैड ए गुड रिपोर्ट आई वाज रीडिंग कि एमएफ कैश होल्डिंग जो है वो 2 साल के लो पे आ गई है मार्च में। ठीक है, अच्छी खासी डिप बाइंग हुई है म्यूचुअल फंड्स द्वारा। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि 13% जो कैश रिजर्व्स थे, उनके पास टोटल जो कैश रिजर्व, उसमें 13% उन्होंने कैश रिजर्व जो है वो यूज किए हैं। ठीक है, जितने भी कैश रिजर्व 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास से कम अब जो है कैश रिजर्व्स हो गए हैं। ठीक है, जो कि मतलब 6 महीने में सबसे कम है। और ये अपार्ट फ्रॉम, तो ये 13% की कैश रिजर्व यूज किए, और उसके बाद अच्छा खासा मतलब पैसा भी आया है ना, नेट इन्फ्लोज भी थे 40,000 करोड़ रुपीज के, नेट इन्फ्लोज भी थे मार्च में। तो नया इन्फ्लोज भी आए हैं 40,000 करोड़ के, उसके बाद कैश भी रिजर्व, तो मतलब वो तो एक्सपेक्टेड था। ठीक है, कि भाई कैश रिजर्व्स तो इस बार यूज होंगे मार्च में, और वो हुए भी है। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो जियो फाइनेंशियल एंड अलियांज, जो काफी बड़ा वर्ल्ड का ग्रुप है, इंश्योरेंस मेजर है, और पहले बजाज के साथ था, नाउ दे हैव सेपरेटेड। तो अब उन्होंने जियो फाइनेंशियल के साथ एक जेवी सेटअप किया है 50-50 टू एंटर इनटू जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, और तो ये जो है अलियांज पहले बजाज फाइनेंस के साथ था, और बजाज फिनसर्व के साथ, और अब जो है वो नाउ जियो के साथ दे आर बेसिकली प्लानिंग टू एंटर इनटू दिस स्पेस। बाकी IHCL इंडियन होटल्स, टाटा ग्रुप की जो कंपनी है, टाटा ताज होटल्स वगैरह की, उन्होंने कंप्लीट कर लिया है अपना 51% स्टेक इन ब्रिज हॉस्पिटैलिटी, 222 करोड़ रुपीज का। छोटा ही एक्विजिशन है, बट वो कंप्लीट हो गया है। आप कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं। अच्छा, तो हमने कल टेक सेक्टर को काफी गिरते हुए देखा, स्पेशली आफ्टर HCL के रिजल्ट। HCL के रिजल्ट में जो गाइडेंस आई वो काफी अच्छी नहीं आई, राइट। और उन्होंने क्लियरली जो है एक डिफ्लेशन, टेक डिफ्लेशन की बात करनी शुरू कर दी है। ठीक है, कि भाई टेक में कॉस्ट, जो मतलब हम जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें डिफ्लेशन आएगा। मतलब जो पैसा मिल रहा है, सपोज जो भी है $20 पर आवर सपोज मिल रहा है, तो अब वो शायद 17 मिले, 16 मिले, इस तरह का एक्सपेक्टेशन उनका है। आई एम जस्ट गिविंग अ क्रूड नंबर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इट, बट उसके फैक्टर में, और उसके बाद एक बहुत लॉन्ग रेंज ऑफ गाइडेंस देने के चक्कर में HCL भी गिरा, और उसने पूरी इंडस्ट्री, उसके चक्कर में कल IT सेक्टर अच्छा खासा गिरा। बट टेक महिंद्रा का रिजल्ट आया तो वो एक ठीक से डिसेंट रिजल्ट आया, मेरे को तो अच्छा लगा रिजल्ट देखने में। अब वो बीट हुआ है नहीं हुआ, मार्केट एक्सपेक्टेशन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट आई वाज देखिए कि तो मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, राइट। कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्लियरली दिखी है। एबिट मार्जिन जो हैं वो 13.8% हुए हैं, तो मतलब जो कि पहले 9-10% पे चल रहे थे, तो मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। मतलब अगर हम लास्ट ईयर देखें तो 10.5 थे, अब 13.8, तो मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, तो दैट इज वेरी गुड। ठीक है, और डील वगैरह भी, पाइपलाइन भी अच्छी नजर आई, $1 बिलियन प्लस की जो है पाइपलाइन उनके पास है।
और FY26 में टीसीवी जो है मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $3.8 बिलियन के आसपास रही, तो वो भी अच्छी रही। और एआई वगैरह में काम मतलब वो इंटीग्रेशन वगैरह चल रहे हैं, तो वो भी अच्छा रहा। कुछ-कुछ नेगेटिव मतलब मुझे से बस यही है कि मेजरली हेडकाउंट कम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2000 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो कम किए हैं अगर हम क्यू ऑन क्यू की बात करें। और मतलब ईयर ऑन ईयर में 1100 एम्प्लॉइज़ कम किए हैं। तो वो मतलब वो तो ख़ैर मेरे को लगता है कि इंडस्ट्री लेवल पे है, बट एम्प्लॉइज़ कम किए हैं, तो वो ये मोस्टली एआई ड्रिवन प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इज़ व्हाट पीपल आर सेइंग, ठीक है। एंड प्रॉफिट में थोड़ा-सा मतलब जबकि 16% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है प्रॉफिट, और अगर हम देखें रेवेन्यू भी 12.6% बढ़ा है, राइट? बट मतलब मार्केट आई थिंक वाज़ एक्सपेक्टिंग लिटिल बेटर। तो ऐसा मुझे लगता है, जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें थोड़ा-सा नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, बाकी वैल्यूएशंस भी थोड़े से इसके मतलब एज़ कंपेयर्ड टू अगर हम एचसीएल ये सब चीज़ें बिगर कंपनीज़ देखें तो थोड़े हैं, 30x प्लस के आसपास पी पे है। ठीक है, तो ये एक कंपनी का रहा रिजल्ट। सेकंड जो है एलटीटीएस, एल-एन-टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का। तो उनका जो रिजल्ट रहा ना वो मतलब थोड़ा-सा मुझे लगा कि मिक्स रहा, राइट? ओवरऑल अगर हम रेवेन्यू देखें तो सिर्फ 8.3% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा और 2.5% से क्यू ऑन क्यू बढ़ा। नेट प्रॉफिट 6.75% से बढ़ा है, और इवन एबिट मार्जिन्स भी बढ़े हैं, तो मार्जिन रिकवरी यहाँ पे भी हमें दिखी है। ठीक है, ओवरऑल तो डील मोमेंटम भी अच्छा दिखा है। ठीक है, और मोबिलिटी वगैरह जो उनका वर्टिकल्स है वो भी अच्छे ग्रो हुए हैं। ठीक है, तो मेजरली यही है कि टॉप लाइन जो एक्सपेंशन है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, मतलब 2.5% ही क्यू ऑन क्यू इंक्रीज था, राइट? और डिफ्लेशन फियर्स, एआई डिफ्लेशन फियर्स की जो बात हो रही है, जो कंसिस्टेंट में जैसे बता रहा हूँ, तो वो उसके ऊपर एक थोड़ा फैक्टर यहाँ पर भी प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि थोड़ा इंजीनियरिंग वगैरह पे फोकस ज्यादा है, तो उस चीजों पे ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो वो एक यहाँ पर फैक्टर प्ले आउट हो रहा है, और थोड़ा वैल्यूएशंस भी यहाँ पर हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हैं, बिकॉज अगेन द थोड़े एक्सपेक्टेड भी है, बिकॉज प्रीमियम मिलता है इनको, बिकॉज बीइंग इनटू मोर इंजीनियरिंग ओरिएंटेड पार्ट ऑफ द बिजनेस। इसके अलावा जो रिजल्ट आया वो ट्रेंट का आया। ठीक है, जो ट्रेंट का रिजल्ट एक्सपेक्टेड था अच्छा आएगा, क्योंकि उन्होंने अपडेट भी दिया था फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, तो वो भी काफी अच्छा दिया था। तो रेवेन्यू 19% से बढ़ा है, प्रॉफिट 32% से बढ़ा है। ठीक है, तो प्रॉफिट और मार्जिन एक्सपेंशन बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, तो उसके ऑपरेटिंग लेवरेज क्लियरली नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। फिर उसने बोनस शेयर भी अनाउंस कर दिया है 1:2 का, तो आई एम श्योर तो वो भी काफी अच्छा मार्केट को लग सकता है। फिर एक्सपेंशन मतलब Q4 में ही 109 ज़ूडियो स्टोर्स और 23 वेस्ट साइड स्टोर्स खोले हैं। ठीक है, और स्टार जो है उनका स्टार बाजार बिजनेस भी जो है टर्न अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो भी काफी अच्छा है। ठीक है, बाकी अब यही है कि जैसे जैसे ये स्टोर्स बढ़ रहे हैं, तो लोगों को ये सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वही सबसे बड़ा फैक्टर उनका प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा, कि भाई इतने सारे स्टोर्स हो जाएंगे तो एक दूसरे को कैनिबलाइज करेंगे क्या, और इस तरह में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो नंबर जो है मुझे लगता है आगे थोड़ा सा फैक्टर रहेगा, प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। और बट चीज क्या है यहाँ पर, ये ट्रेंड का नंबर है, या कल हमने नेस्ले का नंबर देखा। ठीक है, तो इससे दो तीन चीजें समझ आ रही हैं कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, कंजम्पशन सेक्टर के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज एक थोड़ा सा रिबाउंड जो बात हो रही थी ना, कि जीएसटी कट के बाद और फिर टैक्स में भी थोड़ा सा बेनिफिट गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर दिया था, तो कंजम्पशन बूस्ट जो करने की बात हुई थी वहां वो नजर आता हुआ नजर आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो जबकि मार्च मे नॉट बी अ ग्रेट क्वार्टर, ठीक है, आई डोंट मार्च मंथ सॉरी, बट जनवरी फरवरी और इवन मार्च भी एटलीस्ट कंजम्पशन सेक्टर जो है वो ठीक से नंबर्स दे रहे हैं अभी तक, तो अच्छे नंबर्स आ रहे हैं वहां से। हैवेल्स का नंबर बहुत अच्छा नहीं आया। ठीक है, हैवेल्स में रेवेन्यू 2.5% ही बढ़ा, पैट बढ़ा, मतलब वो तो खैर वन टाइम के चक्कर में बढ़ा है, 40% दिख रहा है पैट, बट वो मेजरली अदर इनकम स्पाइक हुआ था, क्योंकि गोल्डी सोलर उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपना गेन उसमें हुआ। ठीक है, तो उसको छोड़ दो आप, मेजरली रेवेन्यू सिर्फ 2.5% ही उनका बढ़ा है। तो ऑपरेशनली आई थिंक इट वाज अ मिस। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट जो है वही अच्छा कर रहा है, लॉयड जो है वो अच्छा नहीं कर रहा है, और ये थोड़ा सा मौसम वगैरह के फैक्टर रहे हैं अभी, लेकिन अभी काफी गर्मी बढ़ गई है, तो होपफुली अप्रैल मई जो है वो बेटर रहे एटलीस्ट फॉर दीज कंपनीज। बट लॉयड के नंबर्स उनके काफी खराब रहे हैं, बट केबल एंड वायर जो है वो 14% से बढ़ा है, एंड दैट हैज बीन देयर मेन बिजनेस। स्विस गियर ने भी अच्छा 6.4% का ग्रोथ दिखाया है। ठीक है, मेजरली यही है कि लॉयड जो है वो 19% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, 19%। ठीक है, तो दैट हैज बीन द मेजर फैक्टर। ठीक है, वो जो समर्स जो नहीं आ रही है और ठंडा मौसम चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है, तो उसका फैक्टर यहाँ पर क्लियरली
हैवेल्स में नजर आता मतलब होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिजल्ट आया है वो एसबीआई लाइफ का आया है। ठीक है, एसबीआई लाइफ का जो रिजल्ट अगर हम देखें तो प्रीमियम ग्रोथ अच्छा हुआ है 16% का, तो दैट इज वेरी गुड। एंड मार्केट लीडरशिप उनकी है ही, मार्केट 25% का मार्केट शेयर है उनका। ऑफ कोर्स एसबीआई का मतलब मोट है उनका क्लियरली उसके ऊपर। ठीक है, बट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा स्लिप हुआ है। ठीक है, टॉप लाइन बॉटम लाइन में फैक्ट गैप था। ठीक है, तो क्लियरली एक्सपेंसेस बढ़ते हुए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं उनके। ठीक है, तो खर्चा बढ़ाया है उन्होंने और उसकी वजह से टॉप लाइन बढ़ाई है, लेकिन खर्चे भी बढ़ाए हैं, तो दैट इज अ मेजर, थोड़ा सा मार्केट में नॉट लाइक दोस थिंग्स। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इनकम भी जो है ऑफ कोर्स, अब ये मार्केट वॉलेटाइल इक्विटी मार्केट है तो उसके चक्कर में इन्वेस्टमेंट इनकम भी बहुत अच्छी नहीं बढ़ी है। ठीक है, सो दीज वर द मेजर मेजर रिजल्ट्स टुडे एंड जो यस्टरडे जो आए थे। और आज जो रिजल्ट मैं देखने वाला हूँ, इन्फोसिस ऑफ कोर्स रिजल्ट है, साइंट मैं थोड़ा सा क्लोजली वॉच करता हूँ टेक कंपनी में क्योंकि इंटरेस्टिंग रहती है थोड़ी सी वो। एंड आदित्य बिरला का एएमसी का भी रिजल्ट जो है आ जाने वाला है, तो ये मैं देखने वाला हूँ। बाकी आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ रिजल्ट्स, बट दीज कंपनीज आई एम गोइंग टू लुक एट द रिजल्ट्स टुडे एंड देन वी विल सी हाउ दे परफॉर्म। बट कंजम्पशन सेक्टर डूइंग वेल इज अ डेफिनेटली वेरी गुड, मतलब एटलीस्ट जो जो रिजल्ट्स मैंने कवर किए हैं, थोड़ा देखे हैं, तो काफी थोड़ा पॉजिटिव नजर आया है। आईटी आई थिंक हैज बीन मिक्स्ड टिल नाउ, सम हैव गिवन एक्सपेक्टेड पे, एचसीएल थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग गाइडेंस थी, बट है मतलब टेक इज ओवरऑल, मतलब ग्लोब में भी यही नंबर्स हैं अगर हम सॉफ्टवेयर वगैरह साइड पे देखें चीजें, एक्सेप्ट एआई। बाकी जो भी टेक कंपनीज हैं वर्ल्ड में, तो सब जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं नंबर्स में, एज वेल एज मतलब ग्रोथ गाइडेंस देने में। ठीक है, तो एक्सेंचर वगैरह में कुछ क्लाइंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वो सब मतलब हर जगह यही थोड़ा सा चीजें टेक में चल रहा है। ठीक है, सो दीज हैव बीन अ मेजर मेजर न्यूज। अब बात करते हैं आज के इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन की। तो रिवर्स मॉर्टगेज के बारे में कितने लोगों को पता है? ठीक है, मुझे बताना, मतलब आपको इससे पहले पता था क्या? अगेन आप बोलोगे कि गौरव तेरे को भी नहीं पता था क्या? नहीं नहीं, मुझे पता था बिकॉज मतलब मैं तो एडवाइजर हूँ तो मुझे पता है, बट ये बहुत अच्छे से मतलब समझाया, आई थिंक ईटी वेल्थ में मैंने पढ़ रहा था मैं 2-3 हफ्ते पहले का, तो मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्क्रीनशॉट। तो आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी, बट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है रिवर्स मॉर्टगेज। तो रिवर्स मॉर्टगेज क्या है ना, स्पेशली अबव 60। तो ये ना हम जब डिस्कस करता हूँ मैं फाइनेंशियल प्लान, स्पेशली पोस्ट रिटायरमेंट के ऊपर काफी डिस्कशन, मतलब आई थिंक परिमल एंड आई, हम जो फेस टू फेस फाइनेंशियल प्लान्स बनाते हैं, ऑलमोस्ट 1/3 फाइनेंशियल प्लान्स आर पोस्ट रिटायरमेंट या वेरी नियर रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लान, उसमें रिवर्स मॉर्टगेज डिस्कस जरूर होता है। ठीक है, तो मेरे को लगा आपसे समझा दूं मैं। तो ये बेसिकली 2007 बजट में आया था और 2008 में ये बेसिकली गवर्नमेंट ने ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे। होता क्या है, रिवर्स मॉर्टगेज, रिवर्स है मॉर्टगेज मतलब कि आपने होम मतलब लोन, तो उसका उल्टा, तो आप दूसरे को एक तरह से लोन, हम लोन लेते हैं ना एज अ कंज्यूमर, बट हम लोन दे रहे हैं एक तरह से। तो क्या है वो कॉन्सेप्ट, तो वो बेसिकली ऑन द प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स एंड हाउसिंग कंपनीज देती हैं ये, पीरियोडिक पेमेंट पे देती हैं। होता क्या है कि अगर आप 60+ हो और आप एक अपनी प्रॉपर्टी अपने घर में रह रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड होम में रह रहे हो, खुद रह रहे हो उसमें, ठीक है, तो ये खुद रहना जरूरी है। ठीक है, तो आप जो है उस प्रॉपर्टी को रिवर्स मॉर्टगेज कर सकते हो अगर आपके पास इनफ पैसा नहीं है। सपोज एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपकी एंड यू डोंट हैव इनफ मनी, कि आपको लगता है यार मतलब अब मतलब आई डोंट हैव इनफ मनी टू मैनेज माई सेल्फ बट आई हैव होम, तो बट आई डोंट नीड दिस अब, मतलब ये तो मैं, इफ आई एम नॉट देयर तो मेरे को बच्चों को देना है नहीं देना, दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस, तो मैं अब अपना जो है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स का काम चला लेता हूँ। तो उसमें आप ये अच्छा ऑप्शन रहता है, मतलब ये वर्स्ट केस सिनारियो टाइप्स का है कि कई लोगों से बात करते हैं ना, जैसे कईयों के घर होते हैं बड़े बड़े, बट उनके पास बहुत ज्यादा कैश फ्लोज नहीं होते, एसेट्स बहुत नहीं होते, मतलब लिक्विड एसेट बहुत नहीं होता। तो पोस्ट रिटायरमेंट ये काफी सारे डिस्कशंस होते हैं कि यार रियल एस्टेट है बट एसेट्स नहीं है, तो क्या करना है। तो मतलब ऑफ कोर्स पहले तो रैशनलाइज कर सकते हैं, बट अगर नहीं हो रहे हैं तो एक ये वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस होता है कभी कभी, यार पैसे कम पड़ जाएं तो क्या, तो पैसे कम पड़ जाएंगे तो आप ये रिवर्स मॉर्टगेज कर सकते हैं, मतलब अपना घर जो है वो आप गिरवी रख सकते हैं एक तरह से। ठीक है, मॉर्टगेज दे सकते हैं, बैंक को वो घर दे सकते हैं और वो आपको उसके पैसे देगा, मतलब जैसे हम बैंक से लेते हैं ना पैसा, होम लोन लेते हैं, ऐसा उल्टा उसका एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट आपको इनकम मिलती रहेगी, मतलब वो बैंक जो है उसके ऊपर आपको पैसा देता रहेगा। और ठीक है, लोन कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेज, आप रेनोवेशन के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, सप्लीमेंट सोर्स ऑफ उसके लिए, मतलब अपने इनकम के लिए कर सकते हैं। और 60+ लेकिन आपको होना पड़ेगा उसमें, और सेल्फ ऑक्यूपाइड ही होना चाहिए घर जिसमें आप हैं और आप उसमें रह रहे होने चाहिए।
ठीक है, और क्वांटम ऑफ लोन जो है वैल्यू ऑफ हाउस के ऊपर डिपेंड करेगी, और कितनी एज है आपकी उस पर डिपेंड करेगी, कितनी इंटरेस्ट रेट्स हैं अभी डिपेंड करेंगे, और 20 साल से ज़्यादा का वो लोन नहीं मिलता है। ठीक है, और मतलब उसके बाद कैसे, मतलब वो क्या होगा उसके बाद, इफ आई एम नॉट देयर, सपोज 80 में, मैं सपोज आई एम 70 ईयर ओल्ड पर्सन एंड मैं 90 तक वो यूज करता हूँ, मेरी इनकम चल रही है, अब उसके बाद क्या, तो उसके बाद उस घर को ऑप्शन है कि या तो बैंक ले लेगा, या फिर आपने अगर उसको विल में किसी अपने, सपोज यू हैव गिवन टू योर किड, ठीक है, अपनी डॉटर को दिया हुआ सपोज, तो वो डॉटर खरीद सकती है बैंक से। तो वो जो भी उसका पैसा बनता है, जो भी उन्होंने वैल्यू निकाली थी, ठीक है, और जितना पैसा उन्होंने दिया है उसके हिसाब से दे कैन से कि ये पैसा हमें दे दो, आप ये घर ले लो। तो वो भी एक चीजें हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स उसमें बेसिकली प्ले आउट होते हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग होता है। अगेन ये सब मोस्टली एज अ सेड, ये वर्स्ट केस सिनारियोज होते हैं कि कभी कभी नॉट सो गुड प्लानिंग इन पोस्ट रिटायरमेंट और नियर रिटायरमेंट, ये सब चीजें थोड़ी सी हो जाती हैं कभी कभी। तो वी शुड नो अबाउट इट। तो इससे क्या है ना, स्ट्रेस लेवल कम होते हैं। स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग की बात हमेशा हम करते हैं, तो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए ये इस तरह की चीजें हमें पता होनी चाहिए। एटलीस्ट वी यूज इट, वी डोंट नो, वी शुड नो अबाउट इट। ठीक है, तो इसलिए मेरे को लगा कि आपको बता दूं। काफी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आई एम श्योर यू कैन रीड इट। एंड तो दैट इज ऑल आई जस्ट हैव टू टेल यू। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन गाइज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड, फैमिली और अपने सोशल मीडिया पे, दैट विल बी ग्रेट। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक वेबसाइट इन्वेस्ट इंडिया नहीं देखी क्या, देख लो यार एक बार जाके। इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं आप सबके लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। फेस टू फेस आप मिल भी सकते हैं परिमल या मेरे से, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो प्लीज़ डू चेक अवर वेबसाइट investindia.in। वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, यू कैन जस्ट कॉल और सेट अप डिस्कशंस विद माय टीम एंड दे विल एक्सप्लेन यू ऑल थिंग्स अबाउट अस। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।